अब किसका क्या पेमेंट बन रहा है ये भी नहीं पता है उनको। तो कम से कम ईडी को इतना तो कहिए कि जो जो फाइल चेक होते जा रहा है उसका झारखंड सरकार को दे दे, हॉस्पिटल को भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी, उनका एक ही मकसद है, वो है जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जो ऑलरेडी झारखंड में है या फिर बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो आने वाले हैं, उन लोगों का मिल करके कार्टेल बनाया जाए, एक सिंडिकेट बनाया जाए और ऐसे टर्म्स कंडीशन बनाया जाए कि चुनिंदा हॉस्पिटल्स को इसका फ़ायदा हो और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कोई भी विभाग उठा ले, कोई भी योजना उठा ले, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं? हम जो भी स्कीम में जब एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम एक एविडेंस के साथ आ रहे हैं, हम कोई ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा। ये आखिरी सवाल है मेरा, मांग रहे हैं हेमंत जी सरना धर्म कोड दे दीजिए। सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इतने दिन तक सत्ता में रहे, पहले उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक आपने सरना कोड को लागू क्यों नहीं किया। 10 राज्यों में जल नल से जो योजना है कि हर किसी को फ्रेश वाटर मिले, टैप खोलते के साथ उसको पूरा कर लिया गया है, पर हमारे झारखंड में अब तक ये योजना 100% जमीन पर नहीं आया है। सत्ता पक्ष ये आरोप लगाती है कि केंद्र में मौजूदा सरकार एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाती है, लिहाजा हमारा पैसा जो बकाया है, मंत्री व्यक्तिगत तौर पे भी मिलकर बोले फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, और पैसा नहीं आने की चलते, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होने के चलते कई ऐसे कारण हैं जल नल योजना धरातल पर नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता हमारे साथ अजय शाह जी हैं, पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं आप झारखंड को? देखिए, सबसे पहली बात है कि मोदी सरकार के आने बाद में जितने भी सेंट्रल स्कीम्स लॉन्च हुए थे, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम आयुष्मान भारत की बात करें, हम जल जीवन मिशन की बात करें, जितनी भी योजनाएं देखेंगे तो हर योजना में कांग्रेस का एक मॉडल यहाँ पर लॉन्च होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का मॉडल जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि हम इतने पैसे भेजते हैं और पूरा का पूरा पैसा बीच में बढ़ जाता है और 15 पैसे जो है झारखंड किसी भी राज्य में पहुँचता है। कुल मिलाकर के यही मॉडल देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। एक बहुत ही बड़ा मिशन था, जिस मिशन में ये टारगेट था कि भाई पूरे के पूरे जो भारत है, भारत में जितने ग्रामीण जो फैमिली है, उसके बाद में इसमें अर्बन को भी ऐड किया गया और इसमें 100% जो है वाटर कनेक्शन की बात थी। और इस पैकेज में काफ़ी सारी चीज़ें थी। हम बात करें, वाटर रिचार्ज भी था इसमें वाटर टैंक बनाया जाता था, इसमें पाइपलाइन बनाया जाना था, इसमें जो हर जो घर है उसमें नल कनेक्शन दिया जाना था। लेकिन अगर हम देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, कई स्टेट्स ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स, ऑलमोस्ट अभी 10 स्टेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 100% परफॉर्म किया, लेकिन झारखंड का टारगेट जो है केवल 55% हुआ। अब यहाँ पर इस सरकार का ये क्लेम आ रहा है कि केंद्र सरकार ने पैसे रोक रखे हैं या फिर केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई सारे ऐसे भाजपा शासित राज्य, उदाहरण के लिए पंजाब का उदाहरण है, पंजाब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार कुछ समय तक के बीच में नहीं थी, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार में लगातार जो ये जल जीवन मिशन है, जिसको हम हर घर नल योजना भी कहते हैं, इसमें क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले की बात आ रही है। घोटाले जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर 2-3 एग्जांपल्स लें तो चेन्नई की एक कंपनी थी, चेन्नई की एक कंपनी को पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 300 करोड़ का पाइपलाइन बिछाने के लिए। उसके बाद उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन ब्लैकलिस्ट करने के बाद में वापस से 1 साल के बाद में उसको 400 करोड़ का जो टेंडर दे दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ईडी का एक्टिविज़म जो कि काफ़ी अभी फेमस हो रहा है, जिसमें कि ये बताया गया है कि यहाँ के जो पीएचडी डिपार्टमेंट के कुछ इंजीनियर्स थे, इंजीनियर्स ने मिल करके एक फ़र्जी अकाउंट बना करके एलएनटी के नाम पर पैसे उसमें जो ट्रांसफ़र किए। और इसके बाद में लगभग 6 महीने पहले जो ईडी का जो रेड्स पड़ा, उस ईडी के रेड्स में पीएचडी के इंजीनियर्स, मिनिस्टर्स या फिर उनके पीएस कई जगह रेड पड़ा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि हम आयुष्मान भारत की बात करें उसमें भी यही हाल है, जल जीवन मिशन की बात करें उसमें भी यही हाल है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूज़न ये है कि केंद्र सरकार जो भी पैसे देती है या फिर जिस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में एलेबोरेट करता हूँ। मान लीजिए जैसे कि अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत में भी यही है कि केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार 40% देगी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि जो यहाँ का ऑडिटिंग फंक्शन जो हुआ है, इसमें आयुष्मान भारत में कई सारी गड़बड़ियाँ है, कई सारे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैसे चाहिए, समय पे चाहिए, पैसे आप चाहते हैं कि विकास पे हो, तो जो अकाउंटिंग का मैकेनिज्म है, जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अजय जी ठीक है, मान लीजिए कि सीएजी का रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में 27 जगह छापेमारी हुई, झारखंड में 13-14 जगह। अभी तो धमकी दे रहा है ना आईएमए
कि मेरा पेमेंट नहीं होगा तो हम बंद कर देंगे गरीबों का इलाज। और झारखंड सरकार कह रही है कि सारा फाइल लेके ईडी चली गई है, मंत्रालय से मंगा लिया गया है। अब किसका क्या पेमेंट बन रहा है ये भी नहीं पता है उनको। तो कम से कम ईडी को इतना तो कहिए कि जो जो फाइल चेक होते जा रहा है उसका झारखंड सरकार को दे दे, हॉस्पिटल को भुगतान हो जाएगा। देखिए, आपने चूंकि हॉस्पिटल की बात कही, मैं आपको आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बता देता हूँ। आयुष्मान भारत स्कीम में सबसे पहले इन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने एक क्राइटेरिया डाला, इरफान अंसारी ने। क्राइटेरिया में ये कहा कि जो नंबर ऑफ बेड्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में, उनको एक कैप लगा दिया। कैप इसलिए लगाया गया ताकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, 700 हॉस्पिटल्स करीब है, तो वो 700 हॉस्पिटल ना रह करके लगभग 10-15 हॉस्पिटल्स बस उसमें आयुष्मान भारत में रह सकते हैं। पहले उन्होंने इस कैप को लगाया। दूसरा कैप जब इन्होंने लगाने की बारी आई तो उसमें इन्होंने जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके पैसे को रोक दिए, ताकि छोटे हॉस्पिटल्स के अगर पैसे को आप रोक देते हैं, उसको पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो खुद ब खुद जो आयुष्मान भारत की लिस्टिंग से बाहर आ जाएंगे। कुल मिलाकर के पर्टिकुलरली आयुष्मान भारत की योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी, उनका एक ही मकसद है, वो है जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जो ऑलरेडी झारखंड में है, या फिर बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो आने वाले हैं, उन लोगों का मिलकर के कार्टेल बनाया जाए, एक सिंडिकेट बनाया जाए और ऐसे टर्म्स कंडीशन बनाया जाए कि चुनिंदा हॉस्पिटल्स को इसका फ़ायदा हो, और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कोई भी विभाग उठा ले, कोई भी योजना उठा ले, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। हम अगर मान लीजिए किसी भी, आप जल मिशन का दे ही दिए, अभी आयुष्मान का दे ही दिए, इसके अलावा भी आपके पास कई एक उदाहरण है, तो आप तो हर योजना को घुमा फिरा के करें कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम किसी भी स्कीम का नाम ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का नाम ले रहे हैं, या फिर यहाँ पर किसी स्कीम का नाम बता रहे हैं, तो हम उसमें बाकायदा एक एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर एलिगेशन हमने जो लगाए हैं, इस एलिगेशन में ये सब्सटेंस है। अब उदाहरण के लिए अगर जैसे कि कुछ समय पहले ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली गई थी 350 करोड़ की, जिसके लिए कैबिनेट से पास हुआ, बाकायदा उसके लिए बजट अलॉट किया गया था, बजट में भी वो पास हो गया था, पर वो 350 करोड़ रुपया जो वो गायब हो गया। तो हम जो भी स्कीम में जब एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम एक एविडेंस के साथ आ रहे हैं, हम कोई ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा। ये जो मैंने आपको जल जीवन मिशन में जो LNT का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये जग जाहिर है, और LNT का पैसा देखिए। तो सरकार उस मामले की जांच करा रही है ना, 2 अरेस्टिंग हुई है उसमें। नहीं, सरकार मामले की जांच जो करवा रही है, मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो LNT के नाम पर फर्जी अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे 21 करोड़, अगर आप उसका फ्लो देखेंगे तो 2012 में LNT को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके बाद 15 के आसपास LNT ने काम छोड़ दिया, 2019 में नए अकाउंट्स बनाए गए। आप देखेंगे तो 3 साल के दरमियान ये पैसा गायब हुआ है। पहले जो है करीब 1.5 करोड़ ट्रांसफ़र किया गया, फिर लगा कि किसी ने नहीं पकड़ा तो अगले बार में 6 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर लगा किसी ने नहीं पकड़ा तो उसके अगले बार में 14 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि 3 साल तक लगभग हर साल में पैसा जो है ट्रांसफ़र होता रहा। और हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। अगर आपने अरेस्टिंग की बात की, जैसे कि मान लीजिए हम अभी लीकर स्कैम का लेकर के आ रहे हैं, लीकर स्कैम बार बार हम कह रहे हैं, लीकर स्कैम में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक फिगर दिया जा रहा है। कौन सा फिगर दिया जा रहा है कि 38 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है, यानी 38 करोड़ का स्कैम बताया गया। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो वो 38 करोड़ रुपए का जो फिगर ACB दे रहा है, वो 38 करोड़ रुपए जो प्लेसमेंट एजेंसीज है जो काम कर रही थी मैन पावर के लिए, उन्होंने जो बैंक गारंटी दी थी और जो रेवेन्यू उनको सरकार को देना था, यानी जो सेल हुआ है, वो पैसे उन्होंने नहीं दिए हैं। लेकिन हमारा जो एलिगेशंस 450 करोड़ में है, वो स्कैम, लीकर स्कैम पे हमारा एलिगेशन जो है वो गैर कानूनी धंधे पर है। यानी शराब का जो गैर कानूनी धंधा हुआ है, चाहे MRP बढ़ा करके या फिर शराब में एडल्ट्रेशन को या फिर नकली शराब बेच करके, वो जो पैसे का वॉल्यूम है वो पैसा कई सैकड़ों करोड़ में चला जाएगा। उसमें हमारा इंटरेस्ट है, ना कि वो 38 करोड़ लीगल मनी तो आपको देना ही है। तो कहने का मतलब है कि मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया कि ये सरकार की तरफ से, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो या CID हो, जब ये कोई जांच करती है तो इट्स लाइक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। CM का एक विंग जो है शराब घोटाला करता है और दूसरा विंग उसको अरेस्ट करता है। तो हम इसको आईवश के अलावा जो कुछ भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आपने स्मार्ट सिटी योजना, मोदी जी का इतना ये था पॉपुलर, आपकी पूर्व की गवर्नमेंट में रघुवर जी ने बहुत इसको आगे किया, ग्रीन सिटी का दर्जा लिया, उसका भी पैसा बंद है। और पैसा कब दीजिएगा? बोला हर काम आप शुरू करते हैं, बंद कर देते हैं पैसा देने के लिए, अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि राज्य सरकार उसको देखे। बोले कहाँ से आएगा पैसा? क्या राज्यों के पास संसाधन है? हम युगों से अपने धरती का सीना चीर के पूरे देश का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर झारखंड नहीं चाहेगा तो लुटियन जोन में डिबरी जलाना पड़ जाएगा। बोले ये पीड़ा क्यों नहीं समझती है भाजपा?
देखिए सीधी सी बात है, हमारे देश में दो इंस्टीट्यूशन, एक जुडिशरी और अकाउंटिंग सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड है। यानी कि स्टेट का कोई सीएजी अगर बात करें, सीएजी के अंदर पीएजी काम करता है, सेम स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का भी है। एक एग्जांपल आपने स्मार्ट सिटी का ही दिया। स्मार्ट सिटी मिशन जब लॉन्च हुआ था तो स्मार्ट सिटी मिशन में साफ साफ कहा गया था कि स्पेशल पर्पस जो व्हीकल बनेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल में सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पद है वो है मेयर का हो, या फिर अगर वहाँ पर काउंसिल का चेयरमैन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में अगर 5 साल तक आपने मेयर के पद को ही वॉश आउट कर दिया जाता है निगम्स में, नगर परिषद में, और जब भी कोई स्मार्ट सिटी मिशन की हम बात करें, हम अमृत योजना की बात करें, या अर्बन डेवलपमेंट में कोई भी फंड की हम बात करें, तो वहाँ मेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन आपने मेयर के पद को गायब कर दिया, चेयरमैन के पद को गायब कर दिया, और आप चाह रहे हैं कि अधिकारियों के भरोसे ही सब कुछ चले, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रोका ही जाएगा। और मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ, डीएमएफटी फंड का उदाहरण ले लीजिए। डीएमएफटी फंड भी चलिए, डीएमएफटी फंड जब बनाया गया तो उसका पर्पस क्या था? आप जो आपने कहा कि पूरे के पूरे देश को झारखंड जो मिनरल रिसोर्सेज दे रहा है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल रिसोर्सेज देते थे, उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ वहीं के जनता के लिए करने के लिए डीएमएफटी फंड बनाया गया था। लेकिन डीएमएफटी फंड की आज रियलिटी क्या है? डीएमएफटी फंड से जिम बनाया गया है, डीएमएफटी फंड से बैंक्वेट हॉल बनाया गया है, डीएमएफटी फंड से गाड़ी बैठक करके निर्णय लिया गया होगा ना, जिला में बोर्ड के लोग बैठे होंगे कि जिम बनाना जरूरी है, हाई मार्क्स लाइट लगाना जरूरी है। नहीं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते ना, आप वो नहीं कर सकते हैं। डीएमएफटी फंड का मतलब है कि जब आपको वहाँ के पब्लिक के लिए कुछ करना है, आप वहाँ के लिए स्कूल खोलिए, आप वहाँ के लिए वाटर के रिसोर्सेज बनाइए, आपको जॉब का क्रिएशन कीजिए। जिम खोलना और बैंक्वेट हॉल खोलना ये कोई डीएमएफटी फंड का पर्पस नहीं है। और जब वो भी तो पब्लिक के काम में आएगा ना अजय जी। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच कौन करेगा? अगर कोई फंड है, डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हुआ नहीं, ये मैं और आप तो जांच नहीं करें, कौन जांच करेगा? पीएजी जांच करेगा इसकी। लेकिन पीएजी का कहना है कि भाई डीएमएफटी फंड की फाइल्स ही आप नहीं दे रहे हैं, हम आपसे डीएमएफटी फंड का हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब ही आप नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद पीएजी जब रिपोर्ट बना करके दिल्ली भेजेगा तो आप कहेंगे कि दिल्ली ने पैसा रोक दिया। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो मतलब भविष्य में डीएमएफटी का भी पैसा रुकने वाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप सीधी से मैं आपको एग्जाम्पल देके चलता हूँ कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि झारखंड में डीजीपी नहीं है। यहाँ के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने लेटर लिख दिया कि यहाँ के डीजीपी ने इनकी सैलरी मान्य नहीं है। आप मान लीजिए वर्तमान डीजीपी साहब को अगले 1-1.5 साल तक यहाँ बनाए के रखेंगे, और उसके बाद में आप एक सैलरी का स्लिप भेजेंगे कि इतना इनका सैलरी बाकी हो गया 20 लाख रुपए, और केंद्र सरकार जब ऑब्जेक्शन करेगा तो आप कहेंगे केंद्र हमको पैसा नहीं दे रही है। केंद्र आपको पैसा देगी, लेकिन जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना होगा। डीजीपी का मैंने आपको एक उदाहरण बताया, एग्जाम्पल बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो मामला 15-20 लाख रुपये, लेकिन वही एग्जाम्पल हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर सेक्रेटेरिएट में यही फॉर्मूला काम कर रहा है, जहां पर आप जो है बिजनेस को इस तरीके से कर रहे हैं कि अकाउंटिंग मैकेनिज्म को पूरा बाईपास ठीक है। ये बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल देके अपने सरकार को आप सेविंग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हेमंत सोरेन ने भी नीति आयोग की बैठक में दिया, उस पर जवाब स्पष्ट था। बोले पूर्ववर्ती राज्यों में जो एनओसी फॉरेस्ट को लेकर मिलता है, बोले कि झारखंड का उठा लीजिए कितना दिन में एनओसी मिलता है और बाकी राज्यों में आपको बोले अंतर दिख जाएगा। बोले पलामू का रोड नहीं बन रहा है उसके चलते, फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते, चाईबासा का नहीं बन रहा है उसके चलते। आप ही की सरकार में खुद रघुवर जी ये NH-33 जमशेदपुर वाला क्यों लटका है? मूल कारण तो यही था फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो बोल रहे हैं कि वहाँ कैसे मिल जाता है और हमको झारखंड में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है। देखिए सीधी सी बात है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया था जब जयराम रमेश इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे। जब से मोदी सरकार आई है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो, पॉल्यूशन क्लियरेंस हो, जितने क्लियरेंस चाहिए होते हैं रोड बनने के लिए, कोई बिजनेस बनने के लिए, कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तब से बहुत चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया। ठीक है, आज फॉरेस्ट के बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि आउडेटेड रूप में काम कर रहे हैं और झारखंड को उससे परेशानी हो रही है, तो उस पर भी केंद्र सरकार कुछ ना कुछ करेगी और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। अगर मान लीजिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो टीम इंडिया जिसकी मीटिंग हुई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत, अगर हेमंत सोरेन जी कुछ ऐसी चीज़ डिमांड करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ मांगेंगे केंद्र सरकार से जिससे झारखंड की भलाई हो और वाकई में वो केंद्र सरकार की मदद से ठीक हो सकता है, तो इसमें कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अल्टीमेटली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आखिरी सवाल है मेरा, मांग रहे हैं हेमंत जी सरना धर्म कोड, दे दीजिए।
सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इतने दिन तक सत्ता में रहे, पहले उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक आपने सरना कोड को लागू क्यों नहीं किया, आपने सरना कोड का विरोध क्यों किया। और दूसरी बात ये है कि अभी कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि भारत में सेंसस होगा, और ये अनाउंस किया कि भारत में जो कास्ट सेंसस होने जा रहा है, कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है उस सेंसस में क्या रोड मैप क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको आने दीजिए। और एक बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 लेटर्स, एक 5 मई को लिखा हुआ लेटर और एक 19 मई को लिखा हुआ लेटर, अगर आप इस दोनों लेटर को पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है जाति जनगणना। पहले ये जाति जनगणना शब्द कह रहे थे 5 वाले लेटर को, 19 को जातिवाद शब्द इन्होंने हटा दिया। यानी कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो गया कि सरना कोड के नाम पर, सरना धर्म कोड के नाम पर ये कहीं ना कहीं जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, और इनका ओबीसी चेहरा एक्सपोज हो चुका। मैं आपको बस यही कह सकता हूँ, करण नहीं होने देंगे जाति जनगणना झारखंड में। नहीं। पहले सरना धर्म कोड लाइए, सबसे आदर्श कॉलम में टिक नहीं करेगा सरना धर्म कोड लाइए, 4 रिलीजन है तो 5वां कीजिए, बोले ये सबका डिमांड है। सबसे पहली बात है मनोज जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और मान लेना चाहिए, झारखंड जो है वो भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग है। ये कोई भारत के बाहर की चीज़ नहीं है। भारत का पार्लियामेंट वक्फ पास करता है, बोलते हैं इसको यहाँ लागू नहीं होने देंगे। भारत सरकार सेंसस करिए, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। आपको लागू करना पड़ेगा, भारत सरकार का कोई नियम है, कानून है। आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन मांग रखने का ये मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हम यहाँ चलने नहीं देंगे। झारखंड अभी भी भारत का अंग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई झारखंड को भारत से बाहर लेकर के नहीं जाए। यानी कि भारत की सरकार पर हमें पूर्ण भरोसा है। सेंसस में जो भी होगा, अभी बहुत सारी रूपरेखा आना है कि उसमें कास्ट कौन कौन से ले जाएंगे, कास्ट में सब कास्ट किस तरीके से होगा, और भारत के अंदर में सब कास्ट के अंदर में सब क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके का होगा, इकोनॉमिक स्टेटस किस आधार पे पूछा जाएगा। अभी रोड मैप आएगा, हम उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ होगा। और एक बात है कि जो भी रोड मैप बनेगा सेंसस को लेकर के, वो झारखंड की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए वो एक अच्छा ही रोड मैप होगा, और इससे सबका भलाई होने वाला है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in